नमस्कार। आज मैं आपको फैमिली कोर्ट यानी कुटुंब न्यायालय इसके संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि यह न्यायालय की स्थापना क्यों हुई, किस लिए हुई और अ, इसके यहाँ किस तरह के मुकदमे दायर होते हैं और किस तरह का रिलीफ वहाँ से मिलता है इत्यादि। मैं यहाँ आपको सामान्य जानकारी जरूर देना चाहूँगा कि यह कुटुंब न्यायालय आपके यहाँ जब से लागू हुआ, हिंदुस्तान में जब से लागू हुआ तब से बहुतों को इसमें रिलीफ मिला है और अभी भी मिल रहा है और जाहिर है आगे भी मिलता रहेगा। यह एक सक्षम न्यायालय है जिसे जिला जज का जो अधिकार है उसे प्राप्त है और उस सारे अधिकारों का यह न्यायालय उपयोग में लाती है और जितने भी लोग इसमें अपना एप्लीकेशन डालते हैं उनको उसमें रिलीफ मिलता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष या बच्चे। ये 1984 से इसे लागू किया गया जिसे फैमिली कोर्ट हम लोग कहते हैं और सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि बेसिकली इसमें किस तरह के मसलों को लाया जाता है। तो मूलतः इसमें जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने मैरिज से संबंधित जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको वो लोग खड़ा करते हैं, उसको ला के रखते हैं। कहीं कहीं पर कितने आदमी अपने मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, कहीं पर मैरिज इलीगल ही होता है। तो मैरिज से रिलेटेड जितना भी इसमें मैटर स्टैंड होता है वो आता है। जैसे मैरिज भी होता है तो मान लीजिए उसमें कभी गिफ्ट के रूप में भी संपत्ति वगैरह दी जाती है, औरतों को दी जाती है, तो उसमें एक अच्छी खासी संपत्ति होती है, तो उससे संबंधित भी इसमें सुनवाई होती है और उसके ऊपर कोर्ट जो है अपना निर्णय लेती है और उसमें उस संपत्ति को सुरक्षित तौर पे जो उसके हकदार हैं उसे वो दिया जाता है। तो इसे ये मान करके चले कि इसमें न्यायालय जो है व्यथित व्यक्ति के लिए ऐसी सुविधाएं रखी है जिससे कि लोगों को अपने मैट्रिमोनियल लाइफ यानी वैवाहिक जीवन को लेकर के किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट खड़ा होता है, कोई झगड़ा खड़ा होता है, तो उसे वो समाप्त कर सके। और यह न्यायालय मुकदमे में वो सारी कार्रवाई करती है जिससे कि जो भी डिस्प्यूट होता है वो विधिक तौर पर लीगल तरीके से वह बात मान्य हो जाया करता है। और इसमें क्या है कि बच्चों की कस्टडी को लेकर के भी मुकदमे दाखिल होते हैं कि बच्चा किसके पास रहेगा या नहीं रहेगा, या जो बच्चा जन्म लिया है उसका लीगल स्टेटस क्या है, वो लीगल है, इलीगल है, वैध है, अवैध है, इत्यादि सारी बातों का उसमें जिक्र किया जाता है। तो इसमें बहुत ही माइन्यूटली सोच के देखना चाहिए। कभी कभी बच्चों के गार्जियनशिप के मैटर्स को भी यहाँ पे उठाया जाता है कि अभी इस बच्चे का गार्जियन कौन होगा। किसी भी स्थिति में जैसे मान लीजिए माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उसके कौन से व्यक्ति ऐसे होंगे जो उस बच्चे का गार्जियन होगा, तो ऐसे मसले पर भी यहाँ पर उसका कार्रवाई की जाती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चे को गोद लेना चाहता हो और उसको वो चाहता हो कि वो उसका हो जाए, तो उसमें जो भी ऑर्फेन हाउस हैं या ऐसे कोई संस्था है जहाँ बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है, तो उस पे मुहर लगाने का काम या उसको वैध करने के लिए उनको न्यायालय में जाना पड़ता है और यह कुटुंब न्यायालय में ही इसकी कार्रवाई होती है। कुटुंब न्यायालय सारी बारीकियों को उसमें तय करता है कि जो व्यक्ति देने वाला है उसे देने का अधिकार है कि नहीं, और जो व्यक्ति उसे लेने वाला है वो इतना सक्षम है कि नहीं कि बच्चे की परवरिश कर सके। तो एडॉप्शन के से भी जो एडॉप्शन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे कुटुंब न्यायालय में ही आते हैं और टाइम टू टाइम उसमें इस तरह के मसले उठते रहे हैं और उस लोगों को इस मामले में काफ़ी हद तक उन्हें सुविधाएं मिलती रही हैं। और न्यायालय कभी कभी देखता है कि मुकदमे भी कुछ इस तरह के होते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं रहती है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में एक हरासमेंट स्टार्ट हो जाता है
तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय जो है वो बाध्य है कि उसी प्रोसेस को वैसे ले जाए। वो भी चाहती है कि अगर मसला कहीं कंप्रोमाइज़ पे ख़त्म हो जाता है तो वो कंप्रोमाइज़ का भी प्रयास करेगी, और अगर प्रयास से ही समझाने बुझाने से ही लोग अपनी स्थिति को समझते हुए उसे स्वीकार कर लेते हैं तो न्यायालय एक तरह से समझौते का भी कार्य करती है। और समझौते के फेल हो जाने के बाद, यानी अगर समझौता नहीं हो पाता है किसी सूरत से, तब जाकर के उसमें आगे की कार्रवाई होती है। जो प्रोसीडिंग होती है, वो प्रोसीडिंग में बहुत छोटी सी बारीकी, इसको आप समझ लीजिए कि जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो कुटुंब न्यायालय का न्यायाधीश वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें कभी भी लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अगर न्यायालय आपको बुलाती है तो आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यथित व्यक्ति उसमें अपना एप्लीकेशन डालता है, हो सकता है उसका गलत भी हो, तो जब तक आप अपीयर करके उसे सारी कार्रवाई की जानकारी अदालत को नहीं बताएंगे तो अदालत ये सारी बातें नहीं समझ पाएंगी कि जो आप कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसलिए अदालत में आपको जाना पड़ता है और अदालत को बताना पड़ता है कि आपके साथ साथ क्या घटनाएं घटी हैं, और जो आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं क्या वो विधिक तौर पर सही हैं या गलत हैं। तो कुटुंब न्यायालय में औरतों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी, पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए भी सक्षम प्रक्रिया चला करके सारी प्रोसीडिंग को, मतलब सारी कार्रवाई को वैध किया जाता है और सभी के हकों को सुरक्षित कर दिया जाता है, जिसमें कई तरह के मामले हैं। तो इसमें जिस तरह की जब कार्रवाई स्टार्ट होती है तो दोनों पक्षों को अपने अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने पड़ते हैं, ओरल एविडेंस देने पड़ते हैं। तो ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा ये जब सारा एविडेंस आ जाता है तो न्यायालय उसके बाद उसे जजमेंट की तरफ ले जाती है। लेकिन इसके पहले वो सारी बारीकियों को दोनों व्यक्तियों के तरह से पूछताछ करती है, और उनके द्वारा जो कागजात दाखिल किए जाते हैं या जो गवाह लाए जाते हैं उनका भी क्रॉस एक दूसरे के वकील उसे करते हैं, न्यायालय भी करती है। और जब उनका सारा रिकॉर्डिंग हो जाता है, मतलब अदालत जो है सब लिखित कार्रवाई लेती है, एफिडेविट पे लेती है, तो जा करके ये जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब इसे जजमेंट पे रखा जाता है। और कभी कभी न्यायालय जो है इसमें मेडिकल का भी असिस्टेंस लेती है, या सोशल वेलफेयर कमेटी के का भी वो सहारा लेती है। और इसमें जो है यह बहुत बारीकी से देखती है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि मिस्टर एक्स जो है उसका लड़का है, और मिस्टर वाई कहता है कि नहीं, वो कहती है कि नहीं उसका लड़का नहीं है। तो अब यहाँ लेजिमिटेसी ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे का वैध पोजीशन क्या हुआ, वो किसका बच्चा है नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए उसे मेडिकल की भी ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मेडिकल असिस्टेंस कोर्ट लेती है, एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लेती है, उसका चेक करती है, और इसी मामले में डीएनए चेक होता है। तो जब डीएनए चेक होता है तो उसमें बच्चे के माता पिता का डीएनए का उसमें टेस्ट की लिया जाता है दोनों तरफ से लेने के बाद, और उसे डॉक्टर्स उसे अपना ओपिनियन देते हैं कि बच्चा किसका है। तो यहाँ पर ये मेडिकल एविडेंस लेने का काम भी कोर्ट करती है, और इसमें किसी भी तरह का कोई आदमी ये नहीं कर सकता है कि नहीं हम नहीं कराएंगे। उसे कहना है, जब अदालत कहेगी कि आपको मेडिकल टेस्ट कराना है तो कराना पड़ेगा, क्योंकि यह वो एसर्टेन करने के लिए करवाती है। तो अदालत की बातों को मानना चाहिए, और अदालत की हर हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि अदालत आपको यहाँ सपोर्ट नहीं करे, ऐसा नहीं है। अदालतें हर हाल में उनका काम है न्याय करना। अब न्याय करने के लिए उन्हें जितनी भी प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है वो उसे जरूर पूरा करना चाहते हैं। और मान लीजिए अगर आपको डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपको अपील का भी प्रोविजन है, एक्सेप्ट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, मतलब बीच में चलते हुए अगर किसी तरह का प्रावधान होता है तो उसका अपील नहीं होती है। बाकी जजमेंट वगैरह का अपील जो है आप ऊपर के न्यायालय में कर सकते हैं, जिसकी अवधि 30 दिन की रहती है। 30 दिन के आगे फिर आप किसी भी किस्म का अगर करते हैं तो वो सही नहीं है। और अगर आपको अपील करना है तो विद इन टाइम जरूर कीजिए, और इसके लिए आपको समय दिया गया है, कानून में ऐसा प्रावधान है। और इससे संबंधित जो है कानून अदालत संशोधित करके कुछ बातें रख सकती हैं अपना,
या केंद्र सरकार भी इसका पुनर्गठन करती है, कुछ भी करती है, और या आपको राज्य सरकारें भी करती हैं। इसमें आपको बहुत ही प्रचलित है मेंटेनेंस का केस। तो औरतों के लिए मेंटेनेंस का केस का अगर मुकदमा आता है तो उसमें कंसिडर करती है अदालत कि अगले की क्या सैलरी है, अगले का कहाँ तक क्या है, और किस तरह का मतलब पोजीशन बनता है जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को कितना दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो ये बातें भी आपको कुटुंब न्यायालय में रखा जा सकता है, और वहाँ पर एक मेंटेनेंस की रकम तय करता है कोर्ट। तो वो आदमी के स्टेटस के अनुसार होता है। यहाँ पर जिस तरह स्त्रियों को मेंटेनेंस मिलता है, अदालत ने कई मर्तबा मर्दों को भी मेंटेनेंस अलाउ करवाया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्त्रियां काफ़ी सक्षम हो जाती हैं और मर्द जो होते हैं या उनके हस्बैंड जो होते हैं वो निकम्मे हो जाते हैं कर से कहिए, या उनका कोई आय का स्रोत नहीं रहता है। तो ऐसी हालत में वो अपने हस्बैंड का इग्नोर नहीं कर सकती हैं, उनका मेंटेनेंस करने का भी ड्यूटी बनता है। तो ऐसे हालात में एप्लीकेशन तो वहाँ दाखिल करना होगा, आपको भी बताना होगा कि मिस्टर एक्स हैं, उनकी कोई अर्निंग नहीं है, हस्बैंड है और वाइफ उनकी अर्निंग का ये पोजीशन है, और इस तरह से उनको भी हक मिलता है कि वो अपना इसमें उनका मेंटेनेंस करें। तो ये सारी बातें भी आती है। इसी में वो बात भी का भी मुकदमा दाखिल हो जाता है कि सपोज दैट वाइफ या हस्बैंड बिना किसी बात के, बिना किसी वजह से एक दूसरे को मैट्रिमोनियल होम से अलग कर देते हैं और अपनी अपनी ड्यूटी पूरा नहीं करते हैं। ना वाइफ अपनी वाइफली ड्यूटी पूरा करती हैं, ना हस्बैंड अपने हस्बैंड की ड्यूटी पूरा करते हैं। ऐसे हालात में सिचुएशन खराब हो जाता है या रिफ्यूजल हो जाता है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, अर्थात मतलब जो आपका अधिकार है, पुरुष और स्त्री का जो अधिकार प्राप्त है उनकी विवाहोत्तरोत्तर या विवाह के बाद जो उन्हें प्राप्त हो जाता है, उसमें अगर कोई आदमी अगर अपने ड्यूटी से भागता है, अपने कर्म को पूरा नहीं करता है, तो अदालत आदेश इसमें करती है कि आप अपनी वाइफ का मैट्रिमोनियल लाइफ को बरकरार रखें, उसको कंटिन्यू रखें, और या चाहे वाइफ को ये होता है कि अपने हस्बैंड का ख्याल रखें, और जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स जो डिस्टर्ब हो गई है उसको रिस्टोर करती है। तो ये एक छोटा सा आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। इस संदर्भ में और भी आपको कभी किसी किस्म की आवश्यकता पड़े तो आप हमसे कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हों वहाँ एक सक्षम न्यायालय के अधीन जाकर के अपना आवेदन दे सकते हैं, और किसी न किसी वकील को ज़रूर कर लें, क्योंकि वकील आपको इसमें काफ़ी सहायता करेगा और वो बताएगा कि कैसे करना है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड मैटर हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड मैटर हो, बच्चे के कस्टडी से रिलेटेड मैटर हो, या मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी से का मैटर हो, जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी दी जाती है उसमें भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये सारे मैटर्स हो, या आपका कोई बच्चे को एडॉप्शन करना है या गार्जियनशिप करना है, मतलब इस तरह के जितने भी पारिवारिक फसाद खड़े होते हैं उसका जो है पारिवारिक न्यायालय ये बनाया गया, कुटुंब न्यायालय इसे बोला जाता है। आप यहाँ इसे सक्षम न्यायालय समझें, और आपको इधर उधर भटकने के बजाय, बहुत से लोग कभी इधर कमेटी में जाके बोलते हैं, कभी उधर जाके बोलते हैं, कभी कोई संस्था वाले को बोलते हैं, कभी नेताजी को बोलते हैं, तो ये सब इसका मसला हल नहीं है। जो कानूनी रूप से आपको अधिकार दिया गया है उसका उपयोग करें। आप न्यायालय, सक्षम न्यायालय में जाएं, सक्षम न्यायालय में अपने प्रॉब्लम्स को बताएं, और वहाँ से आपको सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि कैसे कैसे आपका कहाँ कहाँ किसका क्या हक बनता है, किसकी क्या राइट है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है। तो आप अवॉइड ना करें, और कोशिश यही करें कि जब भी आपका व्यक्तिगत डिस्प्यूट खड़ा हो तो आप उसे कुटुंब न्यायालय में दाखिल करें, और कुटुंब न्यायालय में दाखिल करके आप अपने हक का कानूनी जामा पहनाएं, कानूनी रूप में उसे ऐसा बना दें कि उसे हर कोई मानने के लिए बाध्य हो जाए, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो या और भी जो भी मैंने पहले कहा वो सारी बातें। ठीक है, अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। अगर किसी भी किस्म की आपकी ज़रूरत हो तो आप हमसे टेलीफोन में कंसल्ट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपको मैं उचित एडवाइस दे सकूँ या आपको और भी किस्म से मैं आपकी मदद कर सकूँ।
तो मेरा यही मेन मकसद है और इसी के लिए मैं आज ये अपना एक वीडियो जारी कर रहा हूँ, जिसके लिए आप धन्यवाद आपका और जय हिंद, जय भारत।